हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पालपन परिवार सिलेक्शन गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम आज भी जो कि आपके यूपीपी कांस्टेबल के जीएस के 20 क्वेश्चन को लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि भगोरिया त्यौहार डैश राज्य के लोकप्रिय त्यौहार है, मतलब किस राज्य का लोकप्रिय त्यौहार है। कौन सा त्यौहार है आपका? भगोरिया त्यौहार। अगर भगोरिया त्यौहार डैश राज्य के एक लोकप्रिय त्यौहार है। ऑप्शन ए दिया आपका असम, ऑप्शन बी दिया आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन सी दिया आपका नागालैंड और ऑप्शन डी दिया आपका मध्य प्रदेश। किसकी बात करें? भगोरिया त्यौहार के। भगोरिया त्यौहार अगर पूछे किस राज्य का महत्वपूर्ण त्यौहार है तो आपके मध्य प्रदेश का। कहाँ का? मध्य प्रदेश का। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे ये कब मनाया जाता है तो मनाया जाता है आपके मार्च माह में। कब? मार्च में मनाया जाता है। मार्च में होली पर्व के पहले मनाया जाता है। किसके पहले मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपके होली पर्व के पहले। होली त्यौहार के पहले मनाया जाता है। के पहले मनाया जाता है। ठीक है, और पूछे किसके द्वारा मनाया जाता है? मध्य प्रदेश के जनजातीय मतलब आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? आदिवासी के द्वारा मध्य प्रदेश के आदिवासी के द्वारा यह मनाया जाता है। ये कहाँ के प्रमुख त्यौहार है? तो आपके है मध्य प्रदेश का आदिवासी का एक मतलब महत्वपूर्ण त्यौहार है, जो कि होली त्यौहार के पहले मार्च माह में मनाया जाता है। ठीक है, अगर पूछे इस सबसे बड़ी बात इसमें है कि इस त्यौहार के दौरान जो है मतलब इस आदिवासियों की मतलब परंपरा है कि इस त्यौहार में जो मतलब वहाँ के लड़के और लड़कियाँ होते हैं उन्हें मतलब एक दूसरे से मतलब जो एक दूसरे को पसंद करते हैं उन्हें शादी करने का मतलब यहाँ पर रीति रिवाज है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि एवरेस्ट की बेटी पुस्तक के लेखक कौन है? एवरेस्ट की बेटी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए दिया आपका तस्लीमा नसरीन, ऑप्शन बी दिया आपका अरुणिमा सिन्हा, ऑप्शन सी दिया आपका अमिश त्रिपाठी और ऑप्शन डी दिया आपका विष्णु शर्मा। ऑप्शन डी क्या दिया है? विष्णु शर्मा। किसकी बात कर रहा है? एवरेस्ट की बेटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके अरुणिमा सिन्हा है। कौन है? अरुणिमा सिन्हा। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर अरुणिमा सिन्हा की बात करें, ये कौन थी? तो एक प्रसिद्ध भारतीय पर्वतारोही थी। क्या है? यह एक प्रसिद्ध भारतीय पर्वतारोही हैं। और इन्होंने मतलब 2013 में कब? 2013 में माउंट एवरेस्ट को फतह करने में पहली विकलांग महिला हैं। ठीक है, पहली विकलांग महिला कौन है? अरुणिमा सिन्हा, जिन्होंने 2013 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। ठीक, तो इन्हीं की एक बुक है कि एवरेस्ट की बेटी। इन्हें ही एवरेस्ट की बेटी के नाम से जाना था और इन्हें मतलब इनका बुक ही है कि एवरेस्ट की बेटी। पीछे एवरेस्ट की बेटी की पुस्तक लेखक कौन है? तो आपके अरुणिमा सिन्हा है। यह एक प्रसिद्ध भारतीय पर्वतारोही हैं और 2013 माउंट एवरेस्ट इन्होंने फतेह किया था। कब में? 2013 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट के सिवा अगर पूछा और कौन कौन से पर्वत पर इन्होंने मतलब चढ़ी हैं तो यहाँ आपकी माउंट किलीमंजारो। किस पर? माउंट किलीमंजारो। एक आपके माउंट एकांकगुआ, माउंट विंसन। ठीक है, किस पे? माउंट किलीमंजारो, माउंट एकांकगुआ और माउंट विंसन। और अगर पूछे माउंट कासियस्को जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे
ऊंची पर्वत चोटी है। माउंट कासिस्को, इन सभी पर इन्होंने मतलब इन सभी पर भी इन्होंने अपनी मतलब झंडा फहराया, मतलब इस पर भी इन्होंने चढ़ी हैं। ठीक है, माउंट एवरेस्ट के सिवा माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका महाद्वीप सबसे ऊंचा द्वीप है, सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट एकांकगुआ जो कि आपके दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा मतलब पर्वत है। माउंट विंसन जो कि अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा पर्वत है। इन सब पर भी ये मतलब चढ़ी हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किस रॉकेट से चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किया गया है? निम्नलिखित में से किस रॉकेट से चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किया गया है? अब कहिए कब किया गया? 14 जुलाई 2023 को ही अभी चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को सफलतापूर्वक यहाँ से मतलब प्रक्षेपित कर दिया गया है। हालांकि इसकी मतलब 24 अगस्त तक अनुमानित है कि मतलब वहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक, और दिया गया निम्नलिखित में किस रॉकेट से चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किया, मतलब किस रॉकेट द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया? ऑप्शन दिया आपका PSLV-C25, ऑप्शन भी दिया आपका PSLV-C11, ऑप्शन सी दिया आपका GSLV-MK3 और ऑप्शन डी दिया आपका LVM-3M4। तो अगर पूछे PSLV-C25 की बात करें तो इससे क्या भेजा गया था? तो इससे मतलब इस रॉकेट से कौन सा मतलब क्या भेजा गया था, कौन सा यान गया था? तो वहाँ पर गया था आपका मंगलयान। कौन सा? मंगलयान भेजा गया था। कब भेजा गया मंगलयान? अगर पूछे कब भेजा गया था, ये भेजा गया था आपका 5 नवंबर 2013 को। 5 नवंबर 2013 को कौन सा यान भेजा गया था? मंगलयान। और चंद्रयान फर्स्ट की बात करें, चंद्रयान फर्स्ट किससे भेजा गया था? ये भेजा गया था आपका PSLV-C11 से। PSLV-C11 से। अगर पूछे चंद्रयान फर्स्ट को कब भेजा गया था? ये भेजा गया था आपको 22 अक्टूबर 2008 को। इसमें क्या था? इसमें सिर्फ आर्बिटर थे, लैंडर वैंडर में कुछ नहीं था, सिर्फ आर्बिटर को, इसलिए ये सक्सेस हुआ था। और अगर से चंद्रयान 2 की बात करें, चंद्रयान 2 किससे भेजा गया था? चंद्रयान 2 मतलब किससे भेजा गया था? भेजा गया था आपका GSLV-MK3। इसमें क्या थे? इसमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर थे। तो ऑर्बिटर तो अपना अभी तक कार्य कर रहा है इसी। और एक बात बता दें कि आर्बिटर जो मतलब चंद्रयान 2 का जो आर्बिटर रहा वो चंद्रयान 3 के लिए भी कार्य कर रहा है, और चंद्रयान 3 में आर्बिटर को नहीं भेजा गया है। ठीक है, और इसमें क्या क्या थे? इसमें लैंडर और रोवर थे। आर्बिटर, लैंडर और रोवर थे। ठीक है, आर्बिटर, लैंडर और रोवर थे, जो कि ये मतलब असफल हो गया। तो वहाँ पर कुछ ही किलोमीटर के दूर पे इसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाने के कारण वहाँ पर ये असफल हो गया था। ठीक, इसका अस्तित्व खत्म हो गया था। ठीक, अगर कुछ चंद्रयान सेकेंड मतलब कब भेजा गया था? भेजा गया था आपको 22 जुलाई 2019 को। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान सेकेंड भेजा गया था। और आपका LVM-3M4 से कौन भेजा गया था? भेजा गया था आपका चंद्रयान थर्ड, जो कि अभी 14 जुलाई 2023 को भेजा गया। 14 जुलाई 2023 को लगभग 2:35 के पर भेजा गया था। इसमें क्या क्या है? इसमें लैंडर है और रोवर है। आर्बिटर के काम कौन कर रहा है? चंद्रयान 2 में जो आर्बिटर लगा तो ये अभी तक ये काम कर रहा है। ठीक, तो पूछा था हमारा किस रॉकेट से चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किया गया? तो किया गया आपके LVM-3M4, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे चारों की बात करें कहाँ से भेजे गए? सब श्रीहरिकोटा। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से भेजे गए। श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। कौन सा अंतरिक्ष केंद्र है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। ठीक है, आंध्र प्रदेश से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सादिया निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? क्या है? भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सादिया निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए दिया आपका गंगा नदी, ऑप्शन बी दिया आपका गोदावरी नदी, ऑप्शन सी दिया ब्रह्मपुत्रा नदी और ऑप्शन डी दिया आपका यमुना नदी। ऑप्शन डी क्या है? यमुना नदी। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? ढोला सादिया पुल की। किसकी? ढोला सादिया पुल। इसे क्या कहते हैं? भूपेन हजारिका पुल। ढोला सादिया पुल इसे कहते हैं भूपेन हजारिका पुल। ठीक है, इसकी अगर से लंबाई पूछे कितनी है तो इसकी लंबाई आपकी 9.15 किमी 9.15
किमी। और इसका उद्घाटन कब हुआ? तो हुआ था आपके 26 मई 2017 में। किसने किया था? प्रधानमंत्री पीएम मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने किए थे। ठीक है। पूछा है भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सादिया निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो बना है आपके ब्रह्मपुत्रा, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही है। लेकिन बना है आपके लोहित नदी पर। किस नदी पर है? जो कि ब्रह्मपुत्रा की मुख्य मतलब सहायक नदी है लोहित नदी। कौन सी? लोहित नदी। लोहित नदी पर ही ये पुल है, लेकिन लोहित नदी नहीं रहती, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ब्रह्मपुत्रा नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्रा नदी हो जाएगा। ठीक है। अगर पूछे किसको जोड़ती है, तो अरुणाचल प्रदेश के, किसको? अरुणाचल प्रदेश के ढोला गांव को असम के सादिया गांव को जोड़ती है, इसीलिए इसका नाम पड़ेगा ढोला सादिया पुल। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के एक छोटे गांव ढोला को असम के छोटे गांव सादिया से यह पुल जोड़ती है। इसकी लंबाई कितनी है? 9.15 किमी। इसकी लंबाई कितनी है? 9.15 किमी है। ठीक है। किस नदी पर है? तो लोहित नदी पे, लेकिन मतलब लोहित नदी इसकी ब्रह्मपुत्रा के मुख्य सहायक नदी है, इसलिए इसे ब्रह्मपुत्रा नदी पर, मतलब ऑप्शन में नहीं दिया लोहित नदी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्न में से कौन सा राज्य बाजरा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बाजरा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन ए दिया आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी दिया आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी दिया गुजरात और ऑप्शन डी दिया राजस्थान। ऑप्शन डी क्या दिया है? राजस्थान। इसकी बात करें आप बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान की बात करें कौन सा है? ये आपके राजस्थान है, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे उत्पादन में कितना परसेंट है राजस्थान का, तो ये आपके 42.22%। पूरे भारत का 42.22% बाजरा कहाँ उत्पादित होता है? ये आपके राजस्थान में उत्पादित होता है। इससे अगर पूछे कब से कब तक बोया जाता है, तो यहाँ पर जून से अक्टूबर के बीच में इसे बोया जाता है। जून से अक्टूबर के बीच में इसे बोया जाता है। ठीक है। तो और मतलब ये किस फसल के अंतर्गत आती है? तो ये आपके खरीफ फसल के अंतर्गत आती है। क्या चीज़? बाजरा। किसके अंतर्गत आता है? आपके खरीफ के अंतर्गत आता है। ठीक। पूरे भारत का कितना उत्पादन किया है? 42.22%। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपके लखनऊ के लोक भवन में किस पूर्व प्रधानमंत्री की 25 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है? लखनऊ के लोक भवन में किस पूर्व प्रधानमंत्री की 25 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है? ऑप्शन यदि आपका अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी दिया आपका इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी दिया आपका राजीव गांधी और ऑप्शन डी दिया आपके मोरारजी देसाई। ऑप्शन डी क्या दिया? मोरारजी देसाई। ठीक है। अगर पूछे प्रतिमा किसने स्थापित की, तो प्रतिमा आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित करे हैं। नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। और यह किसकी प्रतिमा, मतलब किस धातु से बनी प्रतिमा है? तो आपके कांसे से बनी प्रतिमा है। किससे बनी है? कांसे से बनी है। ठीक। कांसे से बनी प्रतिमा है। यह प्रतिमा कहाँ पर बनी थी? बनी थी आपके राजस्थान के जयपुर में। कहाँ पर? राजस्थान के जयपुर में यह प्रतिमा बनी थी। राजस्थान के जयपुर में यह प्रतिमा बनी थी। ठीक है। कहाँ पर बनी थी? प्रतिमा बनी थी आपके राजस्थान के जयपुर में। कहाँ पर? राजस्थान के जयपुर में। ठीक। तो यह प्रतिमा किसकी है? तो प्रतिमा आपकी अटल बिहारी वाजपेयी की। किसकी है? अटल बिहारी वाजपेयी की। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन पुरस्कार से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस देश के सर्वोच्च सम्मान क्या है? सर्वोच्च सम्मान क्या है? द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन पुरस्कार से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया। कहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार है? ऑप्शन दिया आपका मिस्र का, ऑप्शन बी दिया आपका पापुआ न्यू गिनी, ऑप्शन सी दिया आपका फिजी और ऑप्शन डी दिया आपका फ्रांस। ऑप्शन डी क्या दिया है? फ्रांस। तो कहाँ का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है? ये आपके फ्रांस का है। कहाँ का है? फ्रांस का। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर
होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था। ऑप्शन ए दिया आपका 2012, ऑप्शन बी दिया आपका 2014, ऑप्शन सी दिया आपका 2011 और ऑप्शन डी दिया आपका 2013। ऑप्शन डी क्या दिया 2013। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था। पारित किया गया था आपके 2013 में। कब 2013 में, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे इसे पारित करने का उद्देश्य क्या था, क्या उद्देश्य क्या था, उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था कि जो मतलब उद्देश्य था कि लोगों को सस्ती दर पर पर्याप्त क्या था, लोगों को सस्ती दर पर पर्याप्त मात्रा में उत्तम खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। उत्तम खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। ठीक है, उपलब्ध कराना है। क्या है इसका उद्देश्य है कि लोगों को सस्ती दर पर पर्याप्त मात्रा में उत्तम खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। ठीक, ये पारित कब हुआ, तो पारित हुआ था आपका 2013 में, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित प्रसिद्ध संगीतकार हैं। क्या है, प्रसिद्ध संगीतकार हैं। किसकी बात कर रहा है, उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित प्रसिद्ध संगीतकार हैं। किस वाद्य यंत्र से संबंधित प्रसिद्ध संगीतकार हैं। ऑप्शन ए दिया आपका सितार, ऑप्शन बी दिया आपका रुद्रवीणा, ऑप्शन सी दिया आपका तबला और ऑप्शन डी दिया आपका बांसुरी। ऑप्शन डी क्या दिया है, बांसुरी। तो किसकी बात कर रहा है, उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर। तो इनका संबंध किससे, इनका संबंध आपके रुद्रवीणा से। किससे है, रुद्रवीणा से, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा किला वाराणसी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा किला वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन ए दिया आपका चुनार का किला, ऑप्शन बी दिया आपका रामनगर का किला, ऑप्शन सी दिया कलिंजर किला और ऑप्शन डी दिया विजयगढ़ किला। ऑप्शन डी क्या दिया है, विजयगढ़ किला। तो किसकी बात कर रहा है, वाराणसी में कौन सा किला स्थित है। वाराणसी में कौन सा किला, तो वाराणसी में कौन सा किला स्थित है, यहाँ पर है आपका रामनगर का किला, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे कहाँ पर है, आपके तुलसी घाट के सामने, गंगा के पूर्वी छोर पर है। कहाँ पर, गंगा के पूर्वी छोर पर है। किस घाट के सामने है, तुलसी घाट के सामने है, गंगा के पूर्वी तट पर है। ठीक है, इसे किसने बनाया था, इसे बनाया था आपके काशी नरेश। कौन, काशी नरेश राजा बलवंत सिंह ने इसे बनवाया था। कब बनवाया था, 1750 में। कब बनवाया था, 1750 में। और चुनार किला की बात करें, चुनार किला कहाँ है, आपके मिर्ज़ापुर में। कहाँ पर है, मिर्ज़ापुर में। कहाँ पर, मिर्ज़ापुर में। इसे अगर पूछे किसने बनवाया था, इसे बनवाया था आपके उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने बनवाए थे। किसके लिए बनवाए थे, अपने भाई भरतहरि को ठहरने के लिए बनवाए थे। ठीक है, और कलिंजर किला की बात करें, कलिंजर किला कहाँ है, तो यह है आपके कलिंजर किला कहाँ पर है, आपके बांदा। कहाँ पर है, बांदा जिला यूपी में है। कहाँ पर, बांदा जिला यूपी में है। ठीक, और विजयगढ़ किला की बात करें तो कहाँ पर है, आपके सोनभद्र में। कहाँ पर, सोनभद्र में। कहाँ पर, सोनभद्र में है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपको बायोडीजल और मृदा नाइट्रोजन संवर्धन के लिए क्रमशः उगाए गए दो पौधों के नाम बताइए। बायोडीजल और मृदा नाइट्रोजन संवर्धन के लिए क्रमशः उगाए गए दो पौधों के नाम बताइए। ऑप्शन दिया आपका नीम और जेट्रोफा, ऑप्शन बी दिया आपका जेट्रोफा और नीम, ऑप्शन सी दिया आपका ग्लिरिसीडिया और नीम, ऑप्शन डी दिया आपका जेट्रोफा और ग्लिरिसीडिया। तो बायोडीजल के लिए कौन सा पेड़ है, आपके जेट्रोफा है, और मृदा नाइट्रोजन संवर्धन के लिए आपके ग्लिरिसीडिया। तो क्रमशः कौन कौन से हैं, जेट्रोफा और ग्लिरिसीडिया, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका महिलाओं की 3000 मीटर दौड़ स्पर्धा में, महिलाओं की 3000 मीटर दौड़ स्पर्धा में 9 मिनट से कम समय में दौड़ पूरा करने वाली 9 मिनट से कम समय में दौड़ पूरा करने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है।
ऑप्शन ए दिया आपका हिमा दास, ऑप्शन बी दिया आपका द्युति चंद्र, ऑप्शन सी दिया आपका पीटी उषा और ऑप्शन डी दिया आपका पारुल चौधरी। ऑप्शन डी क्या दिया है? पारुल चौधरी। तो महिलाओं के 3000 मीटर दौड़ स्पर्धा में 9 मिनट से कम समय में दौड़ पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? ये बनी आपकी पारुल चौधरी। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। इन्होंने ये मतलब दर्ज कब हासिल की थी? तो इन्होंने की थी आपके 2 जुलाई 2022 को। 2 जुलाई 2022 को कहाँ पर? लॉस एंजल्स में। कहाँ पर? लॉस एंजल्स में। लॉस एंजल्स में कौन सा मतलब वहाँ पर प्रतिभाग मतलब प्रतियोगिता हुआ था? साउंड रनिंग मीट में। साउंड रनिंग मीट में इन्होंने ये दर्ज हासिल की थी कि कब? 2 जुलाई 2022 को। इन्होंने कितने समय में मतलब इन्होंने कितने समय में मतलब 3000 मीटर का रेस को पूरा किया था? ये की थी आपके 8 मिनट 57.19 सेकेंड में। 8 मिनट 57.19 सेकेंड में इन्होंने यह दौड़ पूरा की थी। ठीक है, कब पूरी की? 2 जुलाई 2022 को। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि यूक्रेन निम्नलिखित में से किस सागर की सीमा को स्पर्श करता है? यूक्रेन निम्नलिखित में से किस सागर की सीमा को स्पर्श करता है? ऑप्शन ए दिया आपका लाल सागर, ऑप्शन बी दिया आपका काला सागर, ऑप्शन सी दिया आपका भूमध्य सागर, ऑप्शन डी दिया आपका कैस्पियन सागर। ऑप्शन डी क्या दिया? कैस्पियन सागर। तो यूक्रेन की बात करते हैं मतलब किस सागर को स्पर्श करता है? तो करता है आपके काला सागर को। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कृषि उत्पादन के मूल्य संदर्भ में भारत में सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? भारत में सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? ऑप्शन ए दिया आपका कपास, ऑप्शन बी दिया आपका तेल के बीज, ऑप्शन सी दिया आपका गन्ना और ऑप्शन डी दिया आपका तंबाकू। ऑप्शन डी क्या दिया है? तंबाकू। तो किसके बाद कृषि उत्पादन मूल्य के संदर्भ में भारत में सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल की बात करें कौन सी है? तो आपके है कपास। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, अगर हम कपास की बात करें तो कपास भारत के सबसे महत्वपूर्ण फाइबर और नकदी फसलों में से एक है। कपास जो है भारत का सबसे महत्वपूर्ण फाइबर और नकदी फसलों में से एक है और यह देश की औद्योगिक और कृषि अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका निभाता है। देश की औद्योगिक और कृषि अर्थव्यवस्था में आपकी प्रमुख भूमिका निभाता है। अब भारत में अगर से पूछे कपास का उत्पादन में स्थान कौन सा है? तो भारत का जो स्थान है आपका चौथा स्थान है। कौन सा है? चौथा स्थान है। किसमें? कपास उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। सबसे पहले स्थान पे कौन है? सबसे पहले स्थान पे आपका चीन है, इसके बाद है USA, फिर है आपका पाकिस्तान। कौन सा है? पाकिस्तान। ये 3 देश हैं जो कि भारत से ज़्यादा कपास के उत्पादन करते हैं, इसलिए भारत किस स्थान पे? आपके चौथे स्थान पर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए दिया आपका 28 जुलाई, ऑप्शन बी दिया आपका 11 जुलाई, ऑप्शन सी दिया आपका 26 जुलाई और ऑप्शन डी दिया आपका 29 जुलाई। इस बात करें विश्व हेपेटाइटिस दिवस की, तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 28 जुलाई को। 28 जुलाई को। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी दिया आपका 11 जुलाई। 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस ये कब मनाया जाता है? मनाया जाता है आपके 11 जुलाई को। और अगर हम 26 जुलाई की बात करें, 26 जुलाई कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ मनाया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है आपके अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है आपके 29 जुलाई को। और 26 जुलाई कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका विजय कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपका 26 जुलाई को। और 29 जुलाई कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया सर्वसम्मति से चुने गए भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? सर्वसम्मति से चुने गए भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? सर्वसम्मति मतलब निर्विरोध। तो निर्विरोध चुने गए भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो थे आपके नीलम संजीवा रेड्डी। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन ए हमारा जो है सही आंसर होता है।
अगर पूछे कब से कब तक थे भारत के राष्ट्रपति, कब से कब तक रहे हैं, ये रहे थे आपको 1977 से 82 तक, 1977 से 82 तक। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें राष्ट्रपति पद पर कब से कब तक बने रहे थे, ये बने रहे थे आपको 1950 से 62 तक, 1950 से 62 तक। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बात करते थे आपके 2002 से 2007 तक, 2002 से 2007 तक कौन थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति थे। और प्रणब मुखर्जी अगर पूछे कब से कब तक थे अब तक 2012 से 2017 तक। इसके बाद थे आपके 2017 से 2022 तक आपके कौन थे, रामनाथ कोविंद थे। अब वर्तमान में कौन है आपके, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, स्वतंत्रता के बाद राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे या थी। स्वतंत्रता के बाद मतलब उत्तर प्रदेश की बात करें, स्वतंत्रता के बाद राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे या थी। ऑप्शन ने दिया आपका पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन बी दिया आपका चौधरी नारायण सिंह, ऑप्शन बी सी दिया आपका सुचिता कृपलानी, और ऑप्शन डी दिया सुश्री मायावती जी, सुश्री मायावती जी। इसके बाद करें प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये थे आपके पंडित गोविंद बल्लभ पंत। और ऑप्शन बी में दिए आपके चौधरी नारायण सिंह, ये कौन थे, तो प्रथम उप मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री कौन थे, तो थे आपके चौधरी नारायण सिंह। और सुचिता कृपलानी की बात करें, ये थी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, और ऑप्शन डी था सुश्री मायावती, जो कि मतलब सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री रही। अगर पूछे कितनी बार रही थी, टोटल आपके 4 बार रही थी। कितनी बार, 4 बार। अगर पूछे सबसे युवा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कौन थे, तो आपके अखिलेश यादव जी थे। ठीक, और लगातार मुख्यमंत्री कौन बने, तो आपके योगी आदित्यनाथ, जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन है दिया आपका 2,40,928 वर्ग किमी, ऑप्शन भी दिया आपका 2.5 लाख वर्ग किमी, ऑप्शन सी दिया आपका 2,10,253 वर्ग किमी, और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो कितना है, ये आपका 2,40,928 वर्ग किमी है, 2,40,928 वर्ग किमी है। अगर पूछे उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो ये आपका 2,40,928 वर्ग किमी है, जो कि पूरे भारत के क्षेत्रफल का 7.33% कितना है, 7.33% है। अगर पूछे उत्तर प्रदेश का भारत में किस मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा स्थान है, तो आपका चौथा स्थान है। कौन सा, चौथा स्थान। पहले स्थान पर कौन सा है, पहले स्थान पे आपका राजस्थान, कौन सा, राजस्थान। दूसरे स्थान पे आपका मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर है आपका महाराष्ट्र, और चौथे स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगर मैप में से देख लें तो क्या दिया आपका, उत्तर प्रदेश मतलब क्षेत्रफल में किस स्थान पर है, तो आपके चौथे स्थान है। पहले पे कौन है, पहले पे आपका राजस्थान, दूसरे पे कौन है, दूसरे आपका मध्य प्रदेश, तीसरे पे आपका महाराष्ट्र, और चौथे पे आपका उत्तर प्रदेश, चौथे पे आपका उत्तर प्रदेश। और यहीं पर एक बार ठीक है, चौथे पे उत्तर प्रदेश। इसी पर हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के साथ सीमा कितनी राज्यों की लगती है। उत्तर प्रदेश के साथ सीमा कितनी राज्यों की लगती है। पहला राज्य लगा आपका उत्तराखंड का, किसका, उत्तराखंड का। इसके बाद है आपका हिमाचल प्रदेश, फिर कौन सा है, फिर है आपके बाद हरियाणा, फिर है आपका राजस्थान के बाद है आपका मध्य प्रदेश, कौन सा है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बाद आपका छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद आपका झारखंड है, कौन सा, झारखंड, क्या है, झारखंड। और उसके बाद है आपका बिहार, इसके बाद है आपका बिहार। कितने राज्यों के, 1 2 3 4 5 6 7 8। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ये आपके उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, कितने राज्य हैं, टोटल आपके 8 राज्य हैं। और इसके साथ है एक आपका यूटी, क्या, दिल्ली, यहीं पर है आपका दिल्ली, यहाँ पर है आपका दिल्ली, जो कि आपके उत्तर प्रदेश का अपनी सीमा साझा करती है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल पूछा था, वो है आपका 2,40,928 वर्ग किमी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करती है।
ये यही क्वेश्चन अभी हमने पीछे देखा है क्या, उत्तर प्रदेश के कितनी मतलब उत्तर प्रदेश का सीमा जो कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करती है, कितने राज्यों के साथ करती है, 8 राज्यों के साथ। कौन कौन से हैं वो राज्य, एक था आपका कौन कौन से थे, ये था आपका उत्तराखंड, फिर था आपका हिमाचल प्रदेश, फिर आपका हरियाणा था, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और एक था आपका बिहार। कौन था, बिहार। ये थे आपके 8 राज्य थे और इसके साथ था एक आपका यूटी यानी दिल्ली। लेकिन पूछा कितने राज्यों के साथ, राज्य पूछा तो सिर्फ 8, अगर पूछा कितने राज्य मतलब पूछा होता कितने मतलब राज्य या यूटी के साथ पूछा तो टोटल हो जाते आपके 9, यानी 8 राज्य 1 यूटी। ठीक, यहाँ पर सिर्फ राज्य पूछा तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा 8। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका कि उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया। ऑप्शन ए दिया आपका उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन ए दिया आपका 9 मार्च 1993, ऑप्शन बी दिया आपका 7 अक्टूबर 2002, ऑप्शन सी दिया आपका 14 सितंबर 2005 और ऑप्शन डी दिया आपका 12 जुलाई 2013। किसकी बात कर रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था, ये हुआ था आपका 9 मार्च 1993, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें 7 अक्टूबर 2002 को क्या हुआ था, यहाँ हुआ था आपका राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। किसका, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था, 7 अक्टूबर 2002 को। 14 सितंबर 2005 को क्या हुआ था, यहाँ पर हुआ था आपका राज्य सूचना आयोग का गठन, राज्य सूचना आयोग का गठन, राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ था, ये हुआ था आपका 14 सितंबर 2005 को। और 12 जुलाई 2013 को तो यहाँ पर हुआ था राज्य सुरक्षा आयोग का गठन, राज्य सुरक्षा आयोग का गठन, राज्य सुरक्षा आयोग का गठन, राज्य सुरक्षा आयोग का गठन कब हुआ था आपको 12 जुलाई 2013 को। 9 मार्च 1993 को किसका हुआ था, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। 7 अक्टूबर 2002 को हुआ था आपको राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन। 14 सितंबर 2005 को हुआ था राज्य सूचना आयोग का गठन और 12 जुलाई 2013 को हुआ था राज्य सुरक्षा आयोग का गठन। ठीक है, यानी क्वेश्चन था कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था, वो हुआ था आपका 9 मार्च 1993, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।